नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। सीपी राधाकृष्णन साहब जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं अभी तक और तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। बड़ा नाम है सीपी राधाकृष्णन साहब, जो संघ की विचारधारा से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, कोयम्बटूर से दो बार सांसद रह चुके हैं, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ओबीसी नेता हैं, झारखंड में, महाराष्ट्र में राज्यपाल रहे हैं, झारखंड में तो पहले रह ही चुके हैं, तेलंगाना में भी रहे हैं कुछ समय के लिए, पुदुचेरी में भी उपराज्यपाल रहे हैं। तो उनका एक बड़ा वो क्षेत्र है। और एक ज़माने में तमिलनाडु में डीएमके के नेता ने राधाकृष्णन साहब के लिए कहा था कि ही इज़ द गुड मैन इन रॉन्ग पार्टी। आपको याद हो, एक ज़माने में वाजपेयी जी के लिए कहा जाता था कि इज़ द राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। तो डीएमके ने कहा था कुछ समय पहले कि राधाकृष्णन साहब इज अ गुड मैन बट इन रॉन्ग पार्टी। तो अब गुड मैन मैदान में है। चुनाव के लिए तैयारियां हो रही है, राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ गई है। किरण रिजिजू साहब जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, नॉर्मली उनको इलेक्शन एजेंट बनाया गया है। इंडिया ब्लॉक को अपना उम्मीदवार का नाम तय करना है। वोटों के हिसाब से देखें तो एनडीए के पास अभी ठीक ठाक से वोट हैं, 31 वोट प्लस में हैं, कुल मिलाकर 422 वोट हैं। कांग्रेस के पास या इंडिया ब्लॉक के पास 312 वोट हैं, जो 79 वोट कम है। कुल मिलाकर 82 वोट्स हैं, जिसमें से 392 वोट उनके लिए चाहिए चुनाव जीतने के लिए। तो अभी इंडिया ब्लॉक के पास 79 वोट कम है। 48 वोट ऐसे हैं जो किसी भी पाले में नहीं है इंडिया ब्लॉक में और एनडीए ब्लॉक में। अब लेकिन राधाकृष्णन साहब को जो ओबीसी हैं, संघ से आते हैं, महाराष्ट्र में राज्यपाल रहे हैं, झारखंड में राज्यपाल रहे हैं और यहाँ पर तेलंगाना में भी वो राज्यपाल रह चुके हैं, पुदुचेरी में भी रह चुके हैं, तमिलनाडु से आते हैं। तो एक बड़ा राजनीतिक संकट इंडिया ब्लॉक के लिए हो गया है। एनडीए ने तो एक पासा फेंक दिया है, जिसको कहना चाहिए कि वो यॉर्कर बॉल है, या यदि विकेट के हिसाब, बैट्समैन के हिसाब से देखें तो वो छक्का उन्होंने लगा दिया है। अब इस पर कैच होने की तो संभावना लगती नहीं है। अब मुश्किल ये हो गई है, चर्चा हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के बाद, तो ये चर्चा हुई थी कि क्या एनडीए के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ पर 100 वोट ज़्यादा मिल गए थे राजीव प्रताप रूडी साहब को, जो ऑफिशियल कैंडिडेट एक तरह से नहीं थे। संजीव बालियान साहब 100 से ज़्यादा वोटों से हार गए थे, जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने उम्मीदवार उतारा था। लेकिन इस पासे ने पूरी की पूरी बात पलट दी है और अब मुश्किल हो गई है इंडिया ब्लॉक के लिए कि क्या वहाँ पर कोई क्रॉस वोटिंग हो सकती है। पहली क्रॉस वोटिंग की संभावना कहाँ बनती है? डीएमके तमिलनाडु में। वहाँ पर एआईएडीएमके के 4 वोट हैं, राज्यसभा के एमपी है 4, लोकसभा में उनका कोई एमपी नहीं है। डीएमके के 32 एमपीज हैं, 22 एमपी लोकसभा में, 10 एमपी राज्यसभा में। तो ये 36 जो वोट हैं वो क्या राधाकृष्णन साहब को समर्थन देंगे? 4 वोट की तो संभावना है ही कि एआईएडीएमके के वोट मिल जाएंगे। कुछ और जो छोटी पार्टीज हैं वो उनको वोट दे सकती हैं, जो उनकी जाति है उसके हिसाब से क्या वोट मिलेगा। तमिलनाडु का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है उसमें क्या डीएमके उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है? ये भी एक मुश्किल बात है। और राधाकृष्णन साहब से कोई बहुत नाराजगी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा था कि वो गुड मैन इन रॉन्ग पार्टी है। तो क्या वो गुड मैन के साथ जाएगी डीएमके? तो इंडिया ब्लॉक के लिए पहला झटका वहाँ पर हो सकता है। एआईएडीएमके की तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो वहाँ पर 4 वोट उनको मिलें। अब दूसरी बात, 2 जगहों पर, महाराष्ट्र में वो राज्यपाल है और महाराष्ट्र में जो अभी तक के जो मौजूदा राज्यपाल रहे इस सरकार के, जिनके झगड़े चलते रहे राज्यों में अलग अलग सरकारों के साथ, चाहे वो तमिलनाडु में हो, वेस्ट बंगाल में हो, और जगह पर रहे हैं, ऐसा झगड़ा राधाकृष्णन साहब के साथ न तो झारखंड में रहा न महाराष्ट्र में रहा। दोनों जगह वो विपक्षी दलों के साथ तालमेल बनाकर रहे और उन्होंने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर पॉलिटिकल एंगल नहीं लेना चाहिए, जो भी जरूरी हो, जो भी सही हो, उस पर काम करना चाहिए। ऐसा उनका बिहेवियर रहा और नो कंट्रोवर्सी मैन के तौर पर वो जाने जाते हैं। तो क्या महाराष्ट्र में कुछ लोग जो इंडिया ब्लॉक में हैं, खासतौर से शिवसेना है या कुछ और पार्टीज को कहे, नाम ना भी लें, तो क्या वो राधाकृष्णन साहब के साथ में आ सकते हैं? दूसरा, झारखंड।
तो झारखंड के जो नेता हैं हेमंत सोरेन साहब, चीफ मिनिस्टर हैं, इंडिया ब्लॉक के लीडर हैं, क्या वहाँ पर भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है? क्योंकि झारखंड में भी उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा राधाकृष्णन साहब का, और 2 मुलाकातें बहुत महत्वपूर्ण राजनीति में, मतलब ठीक है निजी बात तो हो सकती है, लेकिन अभी झारखंड में जेएमएम के बड़े नेता विश्वम गुरु जिसे हम कहते हैं शिबू सोरेन साहब, उनका निधन हो गया। तो प्रधानमंत्री जी ने निजी मुलाकात की उनके घर जाकर हेमंत सोरेन साहब के, खुद मिलने गए थे वहाँ पर, और उनका ढांढस भी बंधाया था। बहुत फोटो वो हुई थी, वायरल भी हुई थी, जिसमें गले लगाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी शिबू हेमंत सोरेन साहब को। और फिर रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी पहुँचे उनके गांव हेमंत सोरेन के, उनके लिए एक कार्यक्रम में श्रद्धांजलि के लिए, और वो वहां जाकर उनसे मुलाकात की है। क्या सोचते हैं आप? क्या हेमंत सोरेन साहब वहां जा सकते हैं? ये भी एक चर्चा की बात है। तो इस समय सीपी राधाकृष्णन के आने से एक क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं, आशंकाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं, खासतौर से इंडिया ब्लॉक में। कौन कौन लोग आ सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं, इसकी बात करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विप इशू नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज विप इशू नहीं कर सकती। विप इशू नहीं करने का मतलब यह है कि विप का उल्लंघन नहीं होगा। उसका मतलब यह है कि यदि आप किसी दूसरे को भी वोट देंगे तो आपकी मेंबरशिप नहीं जाएगी, सदस्यता जाने का खतरा नहीं है। तो आप जो, यदि आपको याद हो 1969 का जो इंदिरा गांधी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री थी वीवी गिरी के लिए वोट देने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट दें। तो क्या इस चुनाव में अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट दिया जाएगा? ये महत्वपूर्ण है। कितने वोट वहाँ पर हो सकते हैं? एक तो वो 48 वोट जो न एनडीए में है न बीजेपी में, यूपीए में है, उन 48 वोटों का क्या होगा? और यहाँ महाराष्ट्र में, झारखंड में और तमिलनाडु में और पुडुचेरी में, खासतौर से इन राज्यों में क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है? इसके अलावा भी कहीं क्रॉस वोटिंग हो सकती है। उड़ीसा में क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है बीजेडी को लेकर? तो ये क्रॉस वोटिंग की आशंका बढ़ गई है, और पार्टीज को विप इशू नहीं करना होता, मेंबरशिप की खतरा नहीं है जाने का, तो इसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं। और अभी राजनाथ सिंह जी ने बैठक की, उसमें सारे मंत्री, बड़े मंत्री, पार्टी के बड़े नेता वहाँ पर मौजूद रहे। तो अब वहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है कि कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल किए जाएं। तो ये विपक्ष की एकता के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि इस चुनाव में विपक्ष क्या करेगा। अब आपको छोटा सा उदाहरण बता दूं, ऐसा नहीं है कि कभी होती नहीं है क्रॉस वोटिंग। अभी जो पिछला इलेक्शन ही था 2022 का, जिसमें जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति चुने गए थे, तो वो बड़ी जीत हुई थी, उनके 346 वोटों से वो जीते थे। धनखड़ साहब को 528 वोट मिले थे, वो एनडीए के उम्मीदवार थे, और मार्गरेट एल्वा जो इंडिया ब्लॉक की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से उस समय उम्मीदवार बनाई गई थी, विपक्ष की तरफ से, उनको सिर्फ 182 वोट मिले थे, 182, और जीत का अंतर था 346 वोट। उसमें बताया गया कि बहुत सारी क्रॉस वोटिंग हुई और 56 लोगों ने वोट नहीं डाले थे। 56 जो एमपीज हैं उन्होंने वोट नहीं डाले थे, तो उसे भी क्रॉस वोटिंग नहीं माने तो भी एक विनिंग मार्जिन को बढ़ा दिया था। पिछले चुनाव में ही 528 वोट मिले थे। और उससे पहले का देखें तो वेंकैया नायडू का साहब जब हुआ था, तो उस समय भी उन्हें 19 वोट ज़्यादा मिले थे 2017 में। वहाँ पर गोपाल कृष्ण गांधी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे, उनको मिले 244 वोट, नायडू जी को मिले 516 वोट, तो 272 वोटों का अंतर वहाँ पर था। और बताया गया कि 19 वोट उन्हें ज़्यादा मिला है, कुछ क्रॉस वोट किए गए। ऐसा का ऐसा हुआ। ऐसे ही हामिद अंसारी साहब चुने गए थे, तो उस समय भी बीएसपी, लेफ्ट, डीएमके और दूसरी पार्टियों ने क्रॉस वोटिंग की थी। और कुछ जो एनडीए के भी एमपीज थे उन्होंने भी क्रॉस वोट किया था 2007 के चुनाव में। 2012 का जब चुनाव हुआ तब भी हामिद अंसारी साहब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे यूपी की तरफ से, और जसवंत सिंह जी एनडीए के उम्मीदवार थे। उस वक्त भी एनडीए के कुछ एमपीज ने क्रॉस वोट किया था। तो क्रॉस वोटिंग कोई बहुत नई बात नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी कई बार ऐसा हुआ है। वीवी गिरी साहब का आपको पता ही है, नीलम संजीव रेड्डी साहब के सामने हुआ, प्रतिभा पाटिल के समय में शिवसेना ने वोट दिया था, शिवसेना एनडीए के साथ थी, लेकिन वोट उन्होंने प्रतिभा पाटिल को दिया था जो यूपीए की कैंडिडेट थी, वहाँ पर भैरव सिंह शेखावत थे। ऐसे जब प्रणब मुखर्जी बने थे 2012 में, तो जेडीयू और शिवसेना ने एनडीए के खिलाफ जाकर वोट दिया था प्रणब मुखर्जी साहब को।
और वो पीए संगमा वहाँ पर कैंडिडेट थे एनडीए के, लेकिन उसको वोट नहीं दिया गया। तो अक्सर ऐसा होता है। और जब 2017 में रामनाथ कोविंद साहब बने तो जेडीयू अपोजिशन में थी, लेकिन उन्होंने वोट रामनाथ कोविंद साहब को दिया था। तो अब चुनाव का तरीका तो शुरू हो गया। 21 तारीख उसके आखिरी है नॉमिनेशन की। उस दिन एनडीए बड़े बिग शो के साथ नॉमिनेशन फाइल करने वाला है। उसमें एनडीए के सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बड़े नेता यहाँ आने वाले हैं दिल्ली में, उनका नॉमिनेशन होगा। इंडिया ब्लॉक को अपना उम्मीदवार तय करना है। अब वो क्या दक्षिण भारत से उम्मीदवार तय करेंगे या दक्षिण भारत को रीजनल बैलेंस करने के लिए कहीं और से, क्योंकि पिछली बार मार्गरेट अलवा को खड़ा किया था, तो अब क्या वो उत्तर भारत से, बिहार से किसी को कैंडिडेट बनाएंगी। वैसे तो चर्चा हो रही थी कि धनखड़ साहब को ही मनाया जाए, कि धनखड़ साहब एक बार फिर से खड़े हो जाएं, ताल ठोक दें। तो बहुत सारे सवाल हैं। पहले इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट तय हो और उसके बाद तय हो कि जो एनडीए है उनका उम्मीदवार जीतना तो ऑलमोस्ट तय है। 31 वोट तो वैसे ही ज़्यादा हैं, 48 वोट वैसे ही अलग से खाते में रखें। कितनी बड़ी लीड होती है? क्या जगदीप धनखड़ की लीड को सीपी राधाकृष्णन तोड़ सकते हैं? तब होगी ये बात। चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। इस पर हम रोज कुछ न कुछ चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।